हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आपको ज्ञात है, हमारी सोशलॉजी की आंसर राइटिंग क्लासेस चल रही है। ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कवर कर लिया था? अपराध का बदलता परिदृश्य, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर क्राइम, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा। ठीक है, ये परेलू नहीं, ये घरेलू है, तो घरेलू कर लीजिएगा। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान बहस। इसमें परंपरा, ट्रेडिशन और आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी पे। ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और किस प्रकार हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, 7 और 10 मार्कर है। ठीक है। जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगी फिर इसके हम लोग 2 मार्कर कवर कर लेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन, परंपरा है क्या, मतलब ट्रेडिशन है क्या, और इसको किसके संदर्भ में समझाना आपको? इंडियन, मतलब कि भारत के संदर्भ में इसको समझाना है कि परंपरा किस प्रकार भारतीय समाज, भारतीय क्षेत्र को डिफाइन करती है। ठीक है, तो परंपरा है क्या? तो सबसे पहली चीज, परंपरा का इंग्लिश अर्थ देखिए हम लोग, ट्रेडिशन। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश मीनिंग में अर्थ देखें तो सौंपना या हस्तांतरित करना। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज या सिंपल से सेंटेंस में इसको हम एक लाइन में डिफाइन करें परंपरा, तो परंपरा है क्या? समाज में प्रचलित विचार, ठीक है, रूढ़ियाँ, मूल्य, विश्वास, धर्म, रीति रिवाज आदि के संयुक्त रूप को। ठीक है, कौन कौन से विचार मतलब आइडिया आपके। ठीक, आइडिया के पश्चात रूढ़ियाँ मतलब स्टीरियोटाइप, जो भी आपकी रूढ़ियाँ चली है। ठीक है, मूल्य मतलब कि वैल्यूज। ठीक है, विश्वास यानी कि आपका फेथ, ट्रस्ट। ठीक है, धर्म यानी कि आपका रिलीजन। ठीक है, और फिर क्या है, रीति रिवाज, रिचुअल्स। ठीक है, इन सब के संयुक्त रूप को ही क्या कहा जाता है? ट्रेडिशन या फिर परंपरा कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, समाज में प्रचलित विचार, रूढ़ियाँ, मूल्य, विश्वास, धर्म, रीति रिवाज आदि के संयुक्त रूप को ही परंपरा कहा जाता है। अब उन्होंने पूछा क्या है? भारतीय संदर्भ में परंपरा को समझाना है। ठीक है, 10 या 7 मार्कर हो सकता है। आप इसको 2 से 3 लाइन में परंपरा बताएंगे और फिर उसमें आप जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे। उदाहरण क्या लिखेंगे? क्या है? आश्रम व्यवस्था, ये भी एक क्या परंपरा का उदाहरण है। ठीक है, हमारे त्योहार। ठीक, ये सब किस में आते हैं? अनुष्ठान किस में आते हैं? सब हमारे परंपरा मतलब ट्रेडिशनल में आते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखना है आपको भारतीय संदर्भ में, तो आप जहां पर भी आपका डेफिनेशन खत्म होगा उसके बाद लिखेंगे आप भारतीय संदर्भ में परंपरा के निम्न तत्व इस प्रकार है। ठीक है, या निम्न तत्व इस प्रकार है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या है भारतीय संदर्भ में परंपरा। ये हम लोग बात करें, इसमें उन उन तत्वों का अध्ययन करते हैं जो भारतीयता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से तत्व होंगे भारतीय संदर्भ में परंपरा के? हम सामान्य तत्व की बात करें तो सबसे पहले धर्म का सिद्धांत। ठीक है, कि धर्म, धर्म क्या होता है? धार्यति इति धर्मस्य। ठीक है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। ये भी किसका अंश है? परंपरा का अंश है कि आप किस धर्म को मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में 6 प्रकार के धर्म मिलेंगे आपको, लेकिन परंपरा तो एक ही है ना, क्यों? भारतीय परंपरा, क्योंकि वे किसके अनुसार चल रहे? भारतीय परंपरा के अनुसार। और सारे धर्मों का एक ही उद्देश्य होता है, क्या? व्यक्ति का क्या करना? विकास करना, और उसे किसका किसका साक्षी बना देना? मोक्ष के लिए भागीदार बना देना। ठीक है, ये क्या है? उद्देश्य होता है प्रत्येक धर्म का। ठीक है, तो 6 प्रकार के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध। ठीक है, इतने प्रकार के धर्म हैं, और प्रत्येक धर्म के अपने अपने सिद्धांत है, और वह उन्हीं को क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। जिस धर्म में व्यक्ति का जन्म होता है या फिर जिस धर्म को व्यक्ति धारण करता है, वही उसका क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें? धर्म का सिद्धांत। ठीक है, फिर क्या है? कर्म का सिद्धांत, कर्म परंपरा, मनसा वाचा कर्म, यानी कि वन, मन, वाणी और आपके किसमें हो? समानता हो, और उसमें क्या हो? नैतिकता हो। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मनसा वाचा कर्म। क्लियर। ये हो जाएगा कि आपका कर्म का सिद्धांत, जैसे कि आपको मैंने प्री में बताया था कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। सम, सामान्य संदर्भ में देखें तो कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। ठीक है, जो फल या परिणाम के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? प्रारब्धमान कर्म, संचित
कर्म और संचयमान कर्म, तीन ऐसे कर्म होते हैं जो परिणाम के हिसाब से होते हैं, और दो कैसे होते हैं जो आपके नैतिक कार्यों के हिसाब से होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म। ठीक है, इसी में तीसरा पॉइंट आपको लिखना है। देखिए ये तो आपको पॉइंट केवल लिखना भरे किसमें, 7 मार्कर में, और एक लाइन में एलिब्रेट करना है। लेकिन जब आप इसे 10 मार्कर में लिखेंगे तो बढ़िया सिनॉप्सिस बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है आपको। ठीक है, कैसा फ्लो चार्ट, जैसा आपको उस समय आपके माइंड में आ जाए। ठीक है, तो आपको ऐसे 6-7 तत्व बनाना है भारतीय परंपरा के। ठीक है, भारतीय भारतीय संदर्भ में परंपरा को समझाना है आपको। तो ठीक है, फिर इसके पश्चात क्या, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में मालूम है व्यक्ति के जीवन अवधि को 4 काल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो इसे ही क्या कहा जाता है, आश्रम व्यवस्था। और प्रत्येक आयु चरण में व्यक्ति के कर्तव्य एवं कार्यों का क्या होता है, निर्धारण होता है वहां पे। ठीक है, जैसे आप ब्रह्मचर्य में है तो आपको शिक्षा दी जाएगी, जब आप गृहस्थ जीवन में आएंगे तो फिर आपको 3 प्रकार के ऋण और 5 प्रकार के महायज्ञों का आयोजन करना पड़ेगा। वानप्रस्थ में आएंगे आपको थोड़े से लोक कल्याणकारी राज कार्य करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप सन्यासी जीवन में आएंगे तो आप किस क्या करेंगे, मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर चौथा इसमें देख लेंगे आप क्या, वर्ण व्यवस्था, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है यहाँ पे, और जिस व्यवसाय को वह चुनता है वह उसी वर्ण व्यवस्था का, उसी वर्ण का व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें तो वर्तमान में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप किस में कन्वर्ट हो गया, जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे व्यवसाय जन्म आधारित निर्धारित होता है। ठीक है, जन्म के आधार पर व्यवसाय या फिर बिजनेस क्या होता है, डिसाइड हो जाता है कि हाँ आप इस जाति में जन्म लिए तो आप उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब समाज क्या हो रहा है, आधुनिकता की ओर अग्रसर है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है ना कि हम परंपरा को लेकर चले या फिर मॉडर्न या फिर आधुनिकता की ओर अग्रसर हो जाए। ठीक है, क्लियर। अब इसी में चौथा पांचवा पॉइंट लिख लीजिए आप क्या, संयुक्त परिवार व्यवस्था। ठीक है, संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली जो सिस्टम होता था उसमें क्या था कि माता पिता के फिर माता पिता, फिर उनके बच्चे, फिर माता पिता के भाई बहन, इस प्रकार संयुक्त कुटुंब एक साथ रहता था। ठीक है, जिसको हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, कि पृथ्वी में सभी निवास करने वाले एक परिवार है। ठीक है, उसी प्रकार इसकी अवधारणा थी संयुक्त परिवार की, कि परिवार के समस्त सदस्य, चाहे वो दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, या फिर मम्मी पापा के भाई बहन हो, चाचा चाची, बुआ बुआ, मामा मामी, ये सब लोग एक ही साथ रहेंगे। इसे ही क्या कहा जाता था, संयुक्त परिवार प्रथा, जो वर्तमान में क्या होती जा रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, अब अधिकांश परिवार एकल परिवार की ओर अग्रसर है। देखा होगा आपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, और छठवां पॉइंट आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, संस्कार व्यवस्था। 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं, और इन्हीं संस्कार यानी कि किसी भी बालक के को परिष्कृत करने के लिए जो विधि विधान से अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। और कितने प्रकार के संस्कार बताए गए हैं वैदिक सनातन संस्कृति में, 16 संस्कार की बात कही गई है, जो जन्म से या फिर जन्म अवस्था के पूर्व से लेकर के अंत्येष्टि तक के आयोजित किए जाते हैं। क्लियर, तो ये क्या है, भारतीय परंपरा के कुछ तत्व हैं जो इसको प्रदर्शित करते हैं, एक विकसित समाज को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विकसित समाज, अभी हम लोग विकसित देश नहीं हुए, हम लोग अभी क्या है, विकसित समाज की श्रेणी में आते हैं। क्लियर, तो ये हुई क्या, परंपरा। तो बढ़िया, फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कंक्लूजन लिखना है 4 3 लाइन का। ठीक है, जो कंक्लूजन ऐसा हो कि सामने वाले को लगे हाँ कि ये पढ़ के आया हुआ है। ठीक है, वैसे तो वो जब आपका कंटेंट देखेगा बीच का तो समझ जाएगा कि हाँ व्यक्ति पढ़ा हुआ है, इंट्रो से ही समझ में आ जाता है कि आपका थिंकिंग लेवल है क्या। ठीक है, और आपको देखिए समाज शास्त्र है तो आपको यहाँ पे उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, समाज शास्त्री लैंग्वेज में। ये नहीं कि आप जनरल लैंग्वेज में लिख दें कि हाँ कर्मों को अपनाने वाले, या फिर जो भी हो, जो भी आपकी सेंटेंस आती है उसको नहीं करना, सामान्य लैंग्वेज में समाज शास्त्र नहीं लिखना है। हल्का सा आपको विशिष्टपन लाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जिसको स्पेशल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे आंसर राइटिंग का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, CPI। ठीक है, कंटेंट जो आपके पास है, प्रेजेंटेशन जो आप लिखने वाले हैं वहाँ पे, और आई मतलब इनोवेशन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, पेपर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम किस में आएंगे, राइटिंग में आएंगे।
क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला है और मैं आपको डेली इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी कंटेंट, प्रस्तुतिकरण और नवाचार। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पेपर को पूर्ण करना है। और जब पेपर पूर्ण होगा तो आप किस में आएंगे, राइटिंग को ठीक करने की कोशिश करेंगे यदि आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि परंपरा किस प्रकार समाज को विकसित करने में भूमिका निभाती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना पड़ेगा परंपरा, तो सिंपल सा आपको भारतीय समाज का उदाहरण देना पड़ेगा कि किस प्रकार परंपरा ने, या परंपरा है क्या, कि समाज में प्रचलित विचार, रूढ़ियाँ, ठीक है, रूढ़ियों के पश्चात रीति रिवाज, ठीक है, आचरण, इन सबको संयुक्त रूप से परंपरा कहा जाता है। और इन्हीं विचारों को लेकर के एक समाज किसकी ओर अग्रसर होता है, विकसित समाज की ओर अग्रसर होता है। अब क्या भूमिका रहती है समाज को विकसित करने में, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे परंपरा। परंपरा किसको स्थापित करती है, मूल्यों को स्थापित करती है, समाज में मूल्यों को स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है, जो भी आपके मूल्य हो। अब मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं पर्यावरणीय मूल्य, ठीक है, इन्वायरमेंटल, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इन्वायरमेंटल वैल्यू। फिर क्या है, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, इस प्रकार के मूल्यों को किस में स्थापित करती है, समाज में स्थापित करने का कार्य करती है। फिर दूसरा क्या है, परंपरा। परंपरा से ही विचारों का क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है, इसका विचारों का सृजन होता है जिससे नवीन जो तत्व होते हैं समाज में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राचीन काल में कर्मकांड अत्यधिक थे। ठीक है, कर्म जब उन्हीं कर्म कांडों को जब व्यक्ति के मन में विचार आए तो उन कर्म कांडों से मुक्ति के लिए उन्होंने एक नया विचार को सृजन किया कि हम अब केवल पूजा करेंगे, हम कर्म कांड पे नहीं जाएंगे। और लोगों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, जैसे मोक्ष प्राप्ति के तीन तीन मार्ग होते हैं ना, कौन कौन से मार्ग होते हैं बताइए। कर्म मार्ग की आप बहुत अच्छा काम कर ले, दूसरा क्या, ज्ञान मार्ग, आप सत्य की प्राप्ति कर ले, और तीसरा क्या, भक्ति मार्ग, जिसमें आप क्या करेंगे। अब भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मकांडी भक्ति और एक अकर्मकांडी, जिसमें कि आप कर्मकांड करें, जैसे पंच महायज्ञ इत्यादि टाइप के अनुष्ठान करेंगे। और अकर्मकांडी मतलब कि केवल आप आराधना करेंगे। ठीक है, जैसे कि मीराबाई जी ने करी थी। क्लियर? और कर्म परंपरा क्या है, कि जिसमें आप परोपकार कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और ज्ञान मार्ग क्या है, जब आप सत्य की प्राप्ति कर लेंगे, जब आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप किसके भागीदार होंगे, मोक्ष के भागीदार होंगे। क्लियर? यही क्या है, विचार। विचारों से ही क्या बदलती है, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों में परिवर्तन होता है, जिसमें समाज में कैसे प्रगतिशील विचारों का समावेश होता है, जिससे समाज किसकी ओर अग्रसर होता है, विकासशील की ओर, विकसित समाज की ओर अग्रसर होता है। एक ये हो जाएगा। तीसरी हम लोग बात करें परंपरा से ही रूढ़ियों का, जो भी आपकी रूढ़ियां होती है, रूढ़ियों को क्या मिलता है, तर्क के माध्यम से समाज में स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब रूढ़ियां रूढ़ियां ये क्या होती हैं, आप इसको नकारात्मक स्वरूप में ना लीजिएगा, ये सकारात्मक भी हो सकती है कुछ रूढ़ियां। ठीक है, जैसे मैं सकारात्मक रूढ़ियों की बात करूं कि बड़ों के पैर छूना, ये हमारे संस्कार भी हैं, लेकिन ये रूढ़ियां भी हैं। ठीक है, कि आपको करना ही पड़ती है। नेगेटिव सेंस में हम लोग बात करें रूढ़ियां की, तो हाँ, किसी भी धर्म विशेष या जाति विशेष के लोगों को हम लोग बहिष्कृत कर देते हैं समाज में, कि या फिर हम लोग एक सोच बना लेते हैं कि हाँ, महिला है तो इस काम को नहीं कर पाएगी। ठीक है, और पुरुष है तो उस काम को कर पाएगा, ऐसा नहीं है। सबकी परवरिश के ऊपर होता है कि वो किस प्रकार की उसकी परवरिश या लालन पालन अपब्रिंगिंग हुई है। क्लियर? तो क्या है, परंपरा समाज में स्थापित रूढ़ियों को तर्क के माध्यम से स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, परंपरा समाज में सृजनशीलता का गुण विकसित करती है। ठीक है, सृजनशीलता। क्लियर? सृजनशीलता का अर्थ क्या होता है, कि आप किसी भी नए मूल्यों को, ठीक है, सबसे पहले तो आपने लिख लिया मूल्यों को स्थापित करते, अब वो कौन से मूल्य हो सकते हैं, प्राचीन मूल्य भी हो सकते हैं और आधुनिक मूल्य भी होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन सृजनशीलता एकदम नए नए मूल्यों को स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है, अब नए मूल्य क्या होंगे, जो भी बदलते समाज में जो नए मूल्य आएंगे, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय समाज के लिए क्या है, नकारात्मक है। लेकिन जब हमारा समाज प्रगतिशील होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, तो यही एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नया मूल्य बन जाएगा फिर ये। ठीक है, समाज के लिए। क्लियर?
चलिए, इस प्रकार आपको बताना पड़ेगा, 8 से लेके 10 पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और इन्हीं पॉइंटों को आपको अच्छे से क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ताकि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिल सके, 8 मार्क्स मिल सके। फिर आपको बढ़िया सा क्या लिखना है इसमें, कंक्लूजन लिखना है। क्लियर? ये कितने में आएगा, आपको 46 लाइनें मिलेंगी 10 मार्कर के लिए, है ना। और 7 मार्कर के लिए आपको कितनी लाइनें मिलेगी, 14 से 15 लाइनें मिलेंगी। ठीक, क्लियर। चलिए, अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि परंपरा बनाम आधुनिकता, कि हम परंपरा को लेकर चले या फिर आधुनिकता की ओर अग्रसर हो जाए। ठीक है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तब परंपरा है क्या, मैंने बता दिया, परंपरा समाज में प्रचलित व नियम, विचार, रूढ़ी, परंपरा, मूल्य और क्या, रीति रिवाज, इनके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, परंपरा। और जब इन्हीं परंपरा में से हम आधुनिकता की ओर अग्रसर होते हैं, फिर नए विचारों को समावेश करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, आधुनिकता कहा जाता है। ठीक है, देखो, आधुनिक शब्द का हम लोग इंग्लिश में अर्थ देखें तो क्या होता है, मॉडर्न। ठीक है, क्या होता है, मॉडर्न। और मॉडर्न का हिंदी अर्थ हम लोग देखें, क्या होता है, प्रचलन या फिर फैशन। ठीक है, प्रचलन या फिर फैशन। तो देखते हैं हम लोग, एक डेनियल लर्सन है, उन्होंने बोला आधुनिकता, आधुनिकता की परिभाषा बताइए उन्होंने, आधुनिकता प्रगति, उन्नति की ओर, ठीक है, प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर करता है, साथ ही अनुकूलता की तत्परता से संबंधित होता है। ये देखिए कि वह हमेशा प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार के रूढ़ी रीति रिवाज नहीं रहेंगे, वो हमेशा नए नए विचारों को क्या करेगा, स्वीकार करेगा और उनको समाज के लिए अनुकूल बनाएगा। ठीक है, क्या, समाज के लिए अनुकूल बनाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, कहाँ पे, यूरोप की कंट्री में बात करें, वहां पे हमेशा फैशन या ट्रेंड पहले आता है, क्योंकि वो हमेशा नए विचारों को क्या करते हैं, अपने समाज की, अपने समाज को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ क्या, हम समाज के जो स्थापित नियम है उनके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भारत पिछड़ा देश है। ठीक है, हम भी आधुनिकता की ओर अग्रसर है, लेकिन हमारे यहाँ आधुनिकता किस प्रकार आती है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हम लोग आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो इस प्रकार बताना पड़ेगा आपको कि आधुनिकता है क्या और परंपरा है क्या। अब बनाम बताना है कि दोनों के नकारात्मक पक्ष क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है। ठीक है, जब आप इसमें बता देंगे, परंपरा की विशेषता बता देंगे, फिर उसके क्या बता देंगे, आप दोष बता देंगे। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या बताना, आधुनिकता के विशेषता बताना और आधुनिकता के दोष बताना। फिर दोनों में क्या बताना आपको, अंतर संबंध या फिर क्या संबंध है इनमें। ठीक है, तो बोल सकते हैं आप, परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, कि परंपरा से ही किसकी, आधुनिकता की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए, आधुनिकता के 6 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से तत्व हैं, किसने बताया, गिडिन्स ने, गिडिन्स एक थिंकर है, उन्होंने बताया आधुनिकता के 6 तत्व। कौन कौन से 6 तत्व हैं, उद्योगवाद, ठीक है, इंडस्ट्रियलिज्म जिसको बोलेंगे, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा तत्व इसमें क्या हो जाएगा, पूंजीवाद। ठीक है, क्या, पूंजीवाद। तीसरा तत्व की हम लोग बात करें, राष्ट्र या फिर राज्य। ठीक है, मैंने आपको बताया था राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। ठीक है, फिर क्या, चौथा पॉइंट देख लीजिए इसमें, प्रशासनिक शक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन पावर जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब समाज, यानी कि, ठीक, और छठवा पॉइंट क्या है, असन्निहिता। ठीक है, ये 6 पॉइंट होते हैं किसी भी समाज को आधुनिकता, आधुनिक समाज कहने के लिए। ठीक है, क्लियर। तो ये हुई क्या, आधुनिकता। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या होता है, आधुनिकता में नगरीकरण भी अत्यधिक तीव्र गति से होगा। ठीक है, साक्षरता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, साथ ही राजनीतिक जीवन का भी क्या होता है, इसमें विकास होता है, मानवीय शक्ति का विकास होता है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं आधुनिकता के। कौन कौन से दोष होंगे, जैसे हम, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है इससे, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है, मानवीय तथा नैतिक मूल्यों का क्या होता है, इसमें ह्रास होता है। हम केवल वर्तमान में जीते, भविष्य की चिंता नहीं करते। इस प्रकार इसके क्या है, कुछ नकारात्मक पॉइंट है। ठीक है, और हाँ, अच्छे पॉइंट क्या है कि ये हमेशा नवाचार या इनोवेशन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं।
क्लियर? ये क्या हुआ हमारा, परंपरा बनाम आधुनिकता। अब इसको बढ़िया आपको क्या करना है, इन्हीं पॉइंटों को, परंपरा के कुछ अच्छे पॉइंट और कुछ नकारात्मक पॉइंट, आधुनिकता के कुछ नकारात्मक पॉइंट और कुछ सकारात्मक पॉइंट, और आधुनिकता की विशेषताओं को बताते हुए बढ़िया सा कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, देखिए जब इस यही क्वेश्चन है परंपरा बनाम आधुनिकता, तो इसको आप पैराग्राफ राइटिंग में लिखेंगे, ना कि पॉइंट में लिखेंगे। क्लियर? चलिए, ये हुआ हमारा आज का ये टॉपिक। ठीक है, अब इसमें जो कुछ भी छूट जाता है तो हम उसको 2 मार्कर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।